बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। इसमें हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना है, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना है, आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस के बारे में जानना है। इसके बाद एक अहम हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसका हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। मास एटम का इंतहाई कम होता है। कोई भी हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी मदद से हम किसी भी एटम का मास डायरेक्टली पैमाइश कर ले, मेजर कर ले। तो उसके लिए हमें किसी छोटे पैमाने की जरूरत थी, तो उसके लिए उन्होंने कार्बन को एक पैमाना बना लिया। कार्बन का मास उन्होंने 12 AMU फिक्स कर लिया। 12 AMU के बाद अब इसके 1/12वें हिस्से को, कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से को 1 AMU के नाम दे दिया और इसी से सबकी रेशो एवरेज जो है वो निकाल ली गई। इसी के रिलेशन से एटॉमिक मास मालूम किया गया बाकी तमाम एलिमेंट्स के, इसलिए उनको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा गया। कार्बन 12 का मास 12 फर्ज किया गया और फिर इसके 1/12वें हिस्से को एक AMU का नाम देकर बाकी तमाम एलिमेंट्स का इससे रिलेशन से निकाला गया, इसीलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम दे दिया गया। अब आइसोटोप्स क्या है, इसके बारे में पहले भी आप जान चुके हैं कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के ऐसे मुख्तलिफ एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद उनमें एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से उनके मास नंबर मुख्तलिफ हो जाते हैं, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। अगला एक इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आइसोटोप जितने भी होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इसकी वजह बताएं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जितने होंगे। चूंकि तमाम आइसोटोप्स की जो एटॉमिक नंबर है वो एक जैसा है, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी है, तो आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी रहती है, इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है मास पर, इनका मास नंबर मुख्तलिफ होता है, इसीलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी। इसके बाद दे दिया रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन 12 वाला भी है, 13 वाला भी है और एक आर्टिफिशियल बना लिया कार्बन 14 वाला भी है। तो हम हमेशा लिटरेचर में कार्बन 12 वाला C12 को ही क्यों पढ़ते हैं। फर्ज किया ये मेरे पास C12 है, C फर्ज किया 13 भी है, C14 भी है, लेकिन हमेशा हम कार्बन का जब भी लेंगे मास कितना लेते हैं, वो 12 लेते हैं। ऐसा क्यों है? असल में वो होती है इन आइसोटोप्स की अबंडेंस। अबंडेंस कहते हैं कसरत, कितनी कसरत से कौन सा आइसोटोप पाया जाता है। तो जिसकी कसरत सबसे ज्यादा है हम उसी को लिटरेचर में इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन 12 जो है ये सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है, इसकी अबंडेंस 98% से भी ज्यादा है, तो इसीलिए हम C12 जो है इसी को हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिटरेचर में। ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस आ गई। अब आगे उसने एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें सबसे पहले हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट आइसोटोप्स को उनके मास की बुनियाद पर अलग करता है, यानी कि उनका एग्जैक्ट मास भी मालूम करेगा और मास को अलग, मास की बुनियाद पर उनको आइसोटोप्स को अलग भी करेगा। एक है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। वो क्या है? मास स्पेक्ट्रोग्राफ में एक्स एक्सिस पर हम M/E वैल्यू रखते हैं या E/M वैल्यू रखते हैं और उनके जो रिलेटिव नंबर्स हैं कि कितना कौन सा आइसोटोप पाया जाता है उन्हें हम Y एक्सिस पर रखते हैं, उनकी तादाद को। यह कहलाता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जो कि आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस को जाहिर करेगा। अब इसके बाद हमारे पास एक डेप्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो इस्तेमाल किया गया, जो सॉलिड स्टेट में हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनके आइसोटोप्स को अलग करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास जो ये दिया गया है मास स्पेक्ट्रोमीटर मेट्री के लिए, सबसे पहले ये एक वैक्यूम ट्यूब या वैक्यूम चैम्बर आपको नजर आ रहा है। इसमें वैक्यूम के जरिए हम इंटरनल प्रेशर को इंतहाई कम कर देते हैं। अंदर का प्रेशर 10 की
पावर -6 से लेकर 10 की पावर -7 टॉर तक कर देते हैं। यानी उसके अंदर से हम प्रेशर को इंतहाई ज्यादा रिड्यूस कर देंगे। यहां से लेके नियॉन गैस जो यहां से पर लगाया गया है, जिस गैस के हमने फर्ज किया नियॉन है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, उसके हमने आइसोटोप्स को अलग करना है। सबसे पहले उसको लेकर आएंगे इधर और चार्जेस की हालत में इलेक्ट्रॉन की बीम डालकर उसको चार्जेस की हालत में हम तब्दील कर देते हैं, उसके पॉजिटिव आयन बना देंगे, कैटाइन में तब्दील कर देते हैं। कैटाइन वाला आपने पढ़ा था पहले कि कोई भी एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है, जब एक आयन उससे टकराता है, इलेक्ट्रॉन उससे टकराएगा तो ये आगे उसको पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन में बदल देगा, एक और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल देता है। यही चीज जिस तरह कैनाल रेज पैदा की थी हमने, वही समझो हमने इधर कैनाल रेज पैदा करनी है इसके अंदर, ये हमारा काम है। अब उसके लिए यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव ग्रिड लगी हुई है यहाँ पर, जैसे ही वो आएंगे अब इनके दरमियान वोल्टेज 500 से लेकर 2000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं, ताकि ये कैटाइंस जो है, ये कैटाइंस जो बने हैं ये एक्सेलरेट हो जाए, स्पीड के साथ चलते हैं ये आगे की तरफ। जब ये आगे जाएंगे तो आगे मैग्नेटिक फील्ड में से इनको गुजारा जाता है। ये फिजिक्स वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि जब एक कोई भी चार्ज है वो जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर परपेंडिकुलरली मूवमेंट उस पर इफेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली उसको मोड़ेगा, उस पर फोर्स लगती है तो वो उसको एक दायरे में घुमाएगा और उस दायरे का जो रेडियस है वो ये आर होगा, एच ये उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और एम ओवर ई के ये बराबर होगा। यहीं से हम उसकी एम ओवर ई वैल्यू काउंट कर लेते हैं। अब होगा ये कि जब वो इधर मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एक सेंटीमीटर फोर्स के बारे में कंसेप्ट हमने पढ़ा था, वो कुछ यूं था कि फर्ज किया एक ये पार्टिकल इस जगह पर फर्ज किया वो सीधा जा रहा होता है, लेकिन जब सेंटीपिटल फोर्स उसको इधर सेंटर की तरफ खींचती है तो वो दायरे में घूमने लगता है। यही बिल्कुल ऐसा है, जो वो स्ट्रेट जा रही होती है तो परपेंडिकुलरली जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर इफेक्ट करेगा तो वो दायरे में घूमने लगते हैं और यहाँ वो दायरे में जिनका रेडियस आर होगा आइसोटोप्स गिरेंगे। लेकिन चूंकि हर एक का मास मुख्तलिफ होगा तो मास मुख्तलिफ होने की वजह से उनके जो रेडियस है सर्कल के वो डिफरेंट होंगे और उसी की बुनियाद पर वो अलग हो जाते हैं अपने मास की बुनियाद पर। आगे जो इसमें एक नेक्स्ट चीज है कि हमें पता कैसे चलेगा उनकी रिलेटिव अबंडेंस का, कि कौन सा आइसोटोप कितनी तादाद में मौजूद है, कितनी मिकदार में मौजूद है। उसके लिए यहाँ पर आयन कलेक्टर मौजूद है जहां पर इन्होंने गिरना है, जहां पर ये कैटाइंस उसके आइसोटोप्स के मुख्तलिफ मास रखने वाले कैटाइंस, क्योंकि हम मुख्तलिफ जगहों पर गिरे तो जहां पर वो कलेक्टर पर आयन कलेक्टर पर जब गिरेंगे तो आयन कलेक्टर एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेगा और उस इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ से हम उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो निकाल लेंगे। अब जहां पर ज्यादा आयंस गिरेंगे कलेक्टर पर वहां ज्यादा करंट पैदा होगा तो हम उसी के हिसाब से देख लेंगे कि उसकी अबंडेंस कितनी है, जहां कम होंगे तो वहां कम आ जाएगी। इसी की बुनियाद पर हम आइसोटोप्स को अलग कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक इतना ही है। इसमें हमने सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट पढ़ा, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के उनका हवाला दिया कि फिजिकल क्यों सेम है, डिफरेंट है और केमिकल क्यों सेम है। रिलेटिव अबंडेंस के बारे में पढ़ा, मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ा, मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में आपको बताया गया किस तरह आइसोटोप्स को अलग किया जाता है उनके मासेस की बुनियाद पर, इसके बारे में पढ़ा। और रिलेटिव अबंडेंस किस तरह आयन कलेक्टर हमें बता देता है। यही हमारी इसके टॉपिक्स है। इनमें से कोई सा भी जो मैंने आपको बताया टॉपिक्स वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और ये वाला हमारे पास लॉन्ग में भी कई मरतबा आया हुआ है। 5 साल पेपर आप उठाकर देख सकते हैं अपने 5 पेपर में। और इसके बारे में कोई भी कंसेप्चुअल सवाल है, किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।